चैप्टर्स 705, 706, 707, 708, चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 705 इमोर्टल को मारने का प्लान, फैंग युआन बांट रहा है फायदा। लॉर्ड टाइगर डेमन की गुस्से वाली विल ने अपनी बात जारी रखी। इन सालों में हम दास ग्रेट एंशिएंट सेक्स के हालात बहुत खराब रहे हैं। ये कह सकते हैं कि हम पतली बर्फ पर चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हैं। नीचे का लावा एक ना एक दिन जरूर फटेगा और हम दास ग्रेट सेक्स पर भरी पड़ेगा। थर्ड सुप्रीम एल्डर सेंट्रल कॉन्टिनेंट की अभी की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो पूरे रीजन का मामला है। हम अकेले इससे कैसे बदल सकते हैं? सेकेंड सुप्रीम एल्डर की विल ने ठंडी सांस भरी। लॉर्ड टाइगर डेमन की विल ने आगे कहा, ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का एग्जाम्पल हमारे सामने है। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में जो गु इमोर्टल्स हैं वो शायद दूसरे रीजन से हों, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे हाई रीजन के अकेले कल्टिवेटर्स का एक अलायंस हैं। और जिन्होंने आज हे फंग यांग पर घाट लगाकर हमला किया, वो भी शायद हमारे हाई रीजन के फोर्सेस के गु इमोर्टल्स हों। लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत भयानक बात होगी। सेकेंड सुप्रीम एल्डर ने सर हिलाया। हाँ, ये बात तो है। जिस फोर्स ने हे फंग यांग पर अटैक किया, वो साफ तौर पर नहीं चाहते कि हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड फैंग युआन के हाथों में रहे। अगर हे फंग यांग मर जाता है तो इमोर्टल क्रेन सेक्ट को अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए जबरदस्ती हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड पर अटैक करना ही पड़ेगा। भले ही ये साफ दिख रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, इमोर्टल क्रेन सेक्ट के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। दास ग्रेट एंशिएंट सेक्स की शान और इज्जत जिसे उन्होंने अनगिनत सालों से बनाए रखा था, उस पर दाग नहीं लगने दिया जा सकता था। अगर वो अपने हाइगू इमोर्टल्स की मौत का बदला नहीं ले पाते तो उनकी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाती, लोगों का दिल डगमगा जाता और हर किसी को इमोर्टल क्रेन सेक्ट से पंगा लेने की हिम्मत मिल जाती। अगर इमोर्टल क्रेन सेक्ट ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाती तो वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर अपने रिसोर्सेस और जमीन को मैनेज नहीं कर पाती। तब तक इमोर्टल क्रेन सेक्ट पूरी तरह से थक कर चूर हो जाती और उनकी ये थकान और भी लालची गिदरों और भेड़ियों को अपनी तरफ खींचती। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था कि एक बार इसमें फंस गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। इमोर्टल क्रेन सेक्ट के टॉप 3 सुप्रीम एल्डर्स सभी तजर्बेकार लोग वो कई सालों के एक्सपीरियंस वाले पुराने खिलाड़ी थे। उन्होंने इस भयानक अंजाम के बारे में पहले ही सोच लिया था। सिर्फ वो ही नहीं, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बाकी 9 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स में भी जरूर ऐसे लोग जो इस बात को समझते थे। अभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट एक्सपर्ट से भर चुका था, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड थी। ये एक ऐसे बारूद के ढेर जैसा था जो लगातार फैलता जा रहा था। दास ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स इस ढेर के ऊपर बैठे अगर उन्होंने जरा सी भी लापरवाही की और उसमें आग लगा दी तो वो खुद भी टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। टाइगर डेमन, तुमने आज ये टॉपिक एक लंबी डिस्कशन के लिए शुरू किया है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास हमें बताने के लिए कुछ इंसाइट्स हैं। क्यों ना तुम सीधे सीधे बता दो, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने कहा। टाइगर डेमन की गुस्से वाली विल हांसी और एक हैरान करने वाली बात कही, मेरा अभी का आइडिया ये है कि हम फैंग युआन की शर्तों को मान लें और ये स्वीकार कर लें कि हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड हमारे सेक्ट की एक सब्सिडरी है। साथ ही हम उन असली मुजरिमों की पहचान करेंगे जिन्होंने हे फंग यांग पर अटैक किया। जैसे ही हमें पता चलेगा कि कौन से अकेले कल्टिवेटर्स एकजुट हो रहे हैं, हम दूसरे 9 सेक्ट्स के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने पर इमोर्टल स्लॉटरिंग प्लान शुरू करेंगे। इमोर्टल स्लॉटरिंग? सेकेंड सुप्रीम एल्डर ने यह सुना और उनकी ईन में एक चमक आ गई। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की विल ने अपनी आंख बैंड कर ली। उन्होंने धीरे से कहा, टाइगर डेमन, मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं। तुम्हारा ये सजेशन कॉम्बैट इमोर्टल सेक्ट के गु इमोर्टल शीले ने कई साल पहले रखा था। उसने तो हेवनली कोर्ट को एक प्रपोजल भी भेजा था जिसमें रिक्वेस्ट की थी कि हेवनली कोर्ट आगे आए और दास ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करके इस प्लान को अंजाम दे। ओ, वो इमोर्टल मंकी किंग? भले ही हमारे दास ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स में इतिहास में बदलाव आए हैं, इन सभी बदलावों की जाद में कोई ना कोई सही वजह थी, जैसे में और साइड ब्रांचेस का आपस में बदलना। इन सब का हेवनली कोर्ट से बहुत लेना देना है। अगर दास एंशिएंट सेक्ट्स इमोर्टल्स का कत्ल आम शुरू कर देंगे तो इसके बहुत बड़े असर होंगे और अनगिनत फायदे इसमें शामिल होंगे। सिर्फ हेवनली कोर्ट हाय आगे आकर सबको माना सकती है और इकट्ठा कर सकती है, हमें जीत की तरफ ले जाने के लिए। टाइगर डेमन की गुस्से वाली विल ने सहमति जताई, लेकिन हेवनली कोर्ट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने तो हम दास ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स को चेतावनी भी दी कि हम छोटे सेक्ट्स और अकेले कल्टिवेटर गु इमोर्टल्स को खास तौर पर टारगेट ना करें। हमें उन्हें जानबूझकर नहीं मारना है और इस नियम को तोड़ने वालों को सख्त सजा मिलेगी। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की विल ने कहा। क्या? टाइगर डेमन की गुस्से वाली विल ने हैरानी से चिल्लाया। ये मामला
मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता? सेकंड सुप्रीम एल्डर ने खुद से बुदबुदाया। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने एक गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखते हुए। हेवनली कोर्ट की मर्जी ही आसमान की मर्जी है। आसमान की मर्जी को ताला नहीं जा सकता, आसमान की मर्जी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ही फंग यांग एक बार फिर हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लौटा। फेरी कैंग यू और फैंग युआन डांग माउंटेन पर चल रहे थे, गत्सगू की ग्रोथ को देखते हुए। ताई बाई यून शेंगडोर से देख रहा था फेरी कैंग यू को घूरते हुए। इसी बीच वो ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो 8 डेसलत बीस्ट से घिरा हुआ था। बीच बीच में एक अलग डेसलत बीस्ट आगे बढ़कर उससे लड़ता। वो सब बारी बारी से उससे थका रहे थे। ब्रदर हे थोड़ा स्लो हो गए। फैंग युआन ने हे फंग यांग को देखा और शांति से मुस्कुराते हुए कहा। ही फंग यांग और फेरी कैंग यू ने पहले एक दूसरे को देखा, उसका सर हिलते हुए और इशारा करते हुए कि वो सही सलामत है। वो फैंग युआन की तरफ मुड़ा। मेरे सेक्ट ने तुम्हारी साइट को अपने सेक्ट की सब्सिडरी के रूप में मानने के लिए हाँ कर दी है। इस रिश्ते की कोई टाइम लिमिट नहीं होगी और तुम जब चाहो जा सकते हो। साथ ही हम गत्सगू का ट्रेड करेंगे। कीमत होगी एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन के बदले 120 गत्सगू। ये है रैंक 6 इमॉर्टल गू प्रॉमिस। इमॉर्टल गू प्रॉमिस एक इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म था। इसका इस्तेमाल माउंटेन प्लेज गू और सी ओथ गू जैसा ही था। तुरंत हे फंग यांग ने इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करके एक प्रॉमिस किया। जब फैंग युआन की बारी आए, उसने इमॉर्टल गू लिया और चेक किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने अपना ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल किया और एक प्रॉमिस किया। उनके प्रॉमिसेस ने सोने के ढेर जैसी मटेरियल फॉर्म्स बनाए। दोनों साइड्स ने एक दूसरे से एक्सचेंज करके एक एक कॉपी रख ली। फेरी कैंग यू ने आखिरकार राहत की सांस ली। अब जब ट्रांजैक्शन हो चुका था, वो आखिरकार सेफ थी। फैंग युआन ने भी राहत की सांस ली। जिस सिचुएशन को वो सुझाने की कोशिश कर रहा था, वो आखिरकार इस स्टेज पर पहुंच गई थी। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से मरते दम तक लड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। अगर उसने उन्हें गुस्सा दिलाया तो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड जरूर हाथ से चला जाता। फैंग युआन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गू इमॉर्टल लेवल के दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ सके। लेकिन हे फंग यांग की बातों ने जल्द ही उसका ध्यान खींच लिया। वापस आते वक्त मुझ पर 3 गू इमॉर्टल्स ने घाट लगाकर हमला किया और मेरी जान लगभग चली गई थी। सामने वाली पार्टी साफ तौर पर तुम्हें फंसाना चाहती है। हमारा सेक्ट अब इसकी जांच कर रहा है। मुझे हैरानी है कि क्या तुम्हारी फोर्स ने किसी को नाराज किया है? क्या सेंट्रल कॉन्टिनेंट में सच में ऐसे गू इमॉर्टल्स द जिन्होंने 10 ग्रेट सेक्ट्स के एक गू इमॉर्टल को मारने की हिम्मत की? फैंग युआन ने अपनी हैरानी नहीं छुपाई। यूं साफ याद था कि ऐसी सिचुएशंस 5 रीजन्स की केओटिक वॉर शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही होती थी। तब तक पांचों रीजन्स में अफरा तफरी मच जाती, मॉर्टल्स को जीने में मुश्किल होती और लड़ाइयां कभी नहीं रुकती। यहां तक कि हेवनली कोर्ट की अथॉरिटी भी बेकार हो जाती। 10 ग्रेट सेक्ट्स के गू इमॉर्टल्स सभी को सुपारी मिलती। कुछ लोग दूसरे 4 रीजन से बदला ले रहे थे, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अपने अकेले कल्टिवेटर गू इमॉर्टल्स भी थे जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे सिचुएशन और भी केओटिक होती गई, फैंग युआन तो डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स का एक ग्रुप लेकर टीएनटी माउंटेन पर हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर अटैक भी कर सकता था, आखिर में फंग जिन हुआंग को मारकर। अनजाने में फैंग युआन ने यूएस रहस्यमयी फोर्स के बारे में सोचा जिसने 1 साल से ज्यादा पहले ट्रेजर येलो हेवन में उसके खिलाफ साजिश रची थी। लेकिन उस ये भी नहीं पता था कि इस फोर्स का नाम क्या है, और अगर उस पता भी होता तो वो हे फंग यांग को ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सपोज नहीं करता। इसलिए उसने अपना सर हिलाया। मैं तो इस पूरे टाइम हूँ इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में ही रहा हूँ। मैं भला दूसरी फोर्सेस से दुश्मनी कैसे मोल ले सकता हूँ? मेरा ब्रदर हे को अफेंड करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सोचा जाए तो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने शायद मुझसे ज्यादा दुश्मन बनाए होंगे। कहीं ये कोई ऐसी फोर्स तो नहीं जो आपके सेक्ट के खिलाफ साजिश रचना चाहती हो, लेकिन मुझे एक पर्दे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हो? ही फंग यांग को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो वो चाहता था। वो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वो फैंग युआन को फोर्स नहीं कर सकता था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की अपनी चिंताएं थी। भले हाई फैंग युआन सिर्फ एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, उसके पीछे की फोर्स ने दोनों साइड्स को बराबरी पर बात करने का मौका दिया था। ही फंग यांग और फेरी कैंग यू ज्यादा देर नहीं रुके। फैंग युआन ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का दरवाजा खोला और उन्हें बाहर भेजे दिया। फैंग युआन दरवाजे पर खड़ा था, उन्हें अलविदा कहते हुए। दूसरे 9 सेक्ट्स जिन्होंने ये देखा तुरंत समझ गए कि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में कुछ हुआ है। ये क्या हो रहा है? वहां एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी क्यों है? हे फंग यांग और फेरी कैंग यू बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, लेकिन अब उनके एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहे। लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है।
क्या वो इसे हासिल करने में फेल हो गए? यह तो इम्पॉसिबल है ना? गू इमोर्टल्स कंफ्यूज द, वो बस अंदाजे लगा रहे थे। दास ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स आपस में मिले हुए द, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बादशाह द, इन पिछले कुछ सालों में उनके बीच छिपी हुई कंपटीशन की कमी नहीं थी। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड की कॉन्टेस्ट पहले तो एक ओपन कंपटीशन थी, जिसमें हर सेक्ट के डिसाइपल्स को इस्तेमाल करके आखिरी मालिक तय किया जाना था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि फैंग युआन ने फायदा उठा लिया। ए फ्लैट, ये एक हिडन कॉन्टेस्ट थी। वो इमोर्टल क्रेन सेक्ट से पब्लिक में सवाल नहीं कर सकते थे, इससे उनके अनस्पोकन रूल्स टूट जाते। गू इमोर्टल्स को नहीं पता था कि हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में क्या हुआ, वो वापस जाने में हिचकिचा रहे थे। फैंग युआन ने दरवाजा बैंड कर दिया, जब ही लू लन और फेरी ली शन मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ उस बढ़ाई देने आए। फैंग युआन, तुमने मुझे एक अलग ही नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया है। इस बार तुम्हारे और इमोर्टल क्रेन सेक्ट के बीच का कोलैबोरेशन बिना किसी लड़ाई के सफल हुआ, ये सच में एक बड़ी जीत थी। फेरी ली शन तारीफों से भरी हुई थी। ये यूएस तरह की जीत थी जिसे गू इमोर्टल्स सबसे ज्यादा पसंद करते थे। बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के, लेकिन रिवॉर्ड्स बस कमाल के थे। सीनियर पूरी तरह से सही नहीं है। फैंग युआन जोर से हंसा। ये मैं नहीं हूं जो इमोर्टल क्रेन सेक्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ये हम हैं। आखिरकार एयरसैक गू को रिफाइन करने के लिए हमें ही लू लैन की स्ट्रेंथ ची गू की जरूरत पड़ेगी स्ट्रेंथ की जुटाने के लिए। जहां तक गट्स गू के प्रॉफिट्स की बात है, आपकी साइड 40% लेगी, मेरी साइड 7%। फेरी ली शन ने यह सुना और उनके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। जब तक कोई बेवकूफ ना हो, वो गट्स गू के ट्रांजैक्शन के प्रोस्पेक्ट्स को देख सकता था। वो साफ समझ गए कि फैंग युआन का ये कदम उनके अलायंस को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए था, उन्हें डांग माउंटेन से ही बांधने के लिए। फ्यूचर में जब हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड पर अटैक होगा, तो उन्हें भी आकर यूज डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े बेनिफिट्स के साथ फेरी ली शन का दिल पिघलना लाजमी था। हे लू लैन ने फैंग युआन को गहरी नजर से देखा। यह सोचना भी मुश्किल है कि तुम्हारे पास यह तरीका था, फैंग युआन, एयरसैक गू का कॉन्सेप्ट बनाना। रैंक 3 एयरसैक गू को रिफाइन करने के लिए तुम्हें रैंक 6 स्ट्रेंथ ची गू का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये गू सच में बहुत स्पेशल है। इसका एक हिस्सा जरूर विजडम गू की दे थी। विजडम गू हासिल करने के बाद फैंग युआन कॉन्सेप्ट बना रहा था, ये देखने के लिए कि क्या अनलिमिटेड इंस्पिरेशन की मदद से गट्स गू निकलने का कोई तरीका है। इस बार की सफलता इसलिए भी थी क्योंकि उसने अनजाने में ताई बायून शेंग से सुना था कि ही लू लन के पास स्ट्रेंथ ची इमोर्टल गू है। सिर्फ एक इमोर्टल क्लास स्ट्रेंथ हाई गट्स गू को घेर सकती थी, जिससे वो डांग माउंटेन से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल सकता था। फैंग युआन ने टॉपिक बदला। गट्स गू प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत सारी आत्माओं की जरूरत पड़ेगी, मुझे आप दोनों को तकलीफ देनी पड़ेगी। नॉर्दर्न प्लेन्स लड़ाइयों की जमीन है, वहां हमेशा केओटिक वॉर्स होती रहती हैं और जानवरों के झुंड और कबीले लगातार जगह बदलते रहते हैं। वहां जरूर बहुत सारी आत्माएं कलेक्ट की जा सकती हैं। हम जाकर अभी इसका इंतजाम करते हैं। हे लू लन तुरंत काम करना चाहती थी। जब वो इमोर्टल बन गई तो उसकी रिसोर्सेज की जरूरत बहुत बढ़ गई थी, खासकर इमोर्टल एसेंस स्टोन्स के मामले में। वो हमेशा फेरी ली शन पर डिपेंड नहीं कर सकती थी। दूसरों पर डिपेंड करना ही लू लैन का स्टाइल नहीं था। फेरी ली शन ने सहमति जताई। सही कहा, डांग माउंटेन को आत्मा के टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन्हें नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस से भी खरीद सकते हैं। ये आत्माएं खुद कलेक्ट करने से ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन कीमत ठीक ठाक होगी और हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। ही फैंग युआन ने हाथ हिलाया। जरा एक पाल रुक जाइए, अभी इतनी जल्दी मत कीजिए। अभी मेरे साथ एक गू इमोर्टल को दबाने चलिए। यह गू इमोर्टल अभी इसी हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर है। ओ, कौन? टाई बाई यू शेंग ने पूछा। क्या अभी ब्लेस्ड लैंड में और भी गू इमोर्टल्स छुपे हुए हैं? क्या ये इमोर्टल क्रेन सेक्ट का कोई घाट है जिनके इरादे नेक नहीं हैं? हे लू लन और फेरी ली शन ने एक दूसरे को कंफ्यूज और हैरान एक्सप्रेशंस के साथ देखा। चैप्टर 706 एक इमोर्टल गू रेमनेंट रेसिपी के लिए धमकी। फैंग युआन रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। यह इमोर्टल ठीक हमारी नाक के नीचे है, प्लीज मेरे पीछे आइए। फैंग युआन के पीछे पीछे सभी लोग ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो के सामने आ गए। इस वक्त ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो हवा में आयरन क्राउन ईगल के साथ लड़ रहा था। उसका छोटा नीला शरीर डेसलत बीस्ट आयरन क्राउन ईगल के विशाल शरीर से टकरा रहा था, बराबरी की टक्कर दे रहा था। हे लू लैन अब और भी ज्यादा उलझन में थी। जिस गू इमोर्टल की तुम बात कर रहे हो वो ये ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो है? फैंग युआन मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया।
ताई बाई यून शेंग की एड़ी चमक उठी। अब जब तुमने ये बात छेड़ी है तो यह ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो सच में बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। सही कहा। फेरी ली शन ने एक सतर्क और चौकन्ना एक्सप्रेशन दिखाया। लॉजिकली देखा जाए तो ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो एक अर्थली कैलेमिटी से बना है। इसका मेन टारगेट हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का मालिक होना चाहिए, यानी कि तुम, फैंग युआन। लेकिन ये इतने टाइम से इन डेसोलेट बीस्ट्स के साथ उलझा हुआ है, इसने तुम पर अटैक करने का कोई इरादा हाई नहीं दिखाया। हे लूलैन ने आगे कहा, तभी मुझे अजीब लग रहा था। जब डेसोलेट बीस्ट दिखा तो यह ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो जैसे चूक गया था। उसने गुर्राना बैंड कर दिया और अपनी मौजूदगी छुपाने लगा। यह ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो अजीब है, मुझे यकीन है कि यह नॉर्मल नहीं है। ही। फैंग युआन जोर से हंसा और बोला, पहले का ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ठीक था, लेकिन जब मैंने यूज ब्लेस्ड लैंड से बाहर भेजा तो यूज एक लाइटनिंग पाथ गु इमॉर्टल ने पकड़ लिया और उस एक तरह के पपर किलर मूव में रिफाइन कर दिया। जब इमॉर्टल क्रेन सेक्ट में ब्लेस्ड लैंड पर अटैक करने आए तो इस गु इमॉर्टल ने ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को मैनिपुलेट करके अंदर घुसा दिया। उसका मकसद यहां से फायदा उठाना था। अगर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट फेल हो जाती तो वो अपने सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सामने आ सकता था और पहला वार कर सकता था। पता नहीं मेरा एनालिसिस सही है या नहीं, मिरियड ड्रैगन डॉग के विशस लाइटनिंग फील्ड। तुम्हें कैसे पता चला कि मेन विशस लाइटनिंग फील्ड हूं? ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो अब और नाटक नहीं कर सका। उसने आयरन क्राउन ईगल को इग्नोर किया और फैंग युआन की तरफ उठ गया। आयरन क्राउन ईगल ने उसका पीछा किया, लेकिन फैंग युआन ने हाथ हिलाया, ईगल चिल्लाया और उठ गया। मिरियड ड्रैगन डॉग का विशस लाइटनिंग फील्ड। हे लूलन और फेरी ली शन ने एक दूसरे को देखा। वो मिरियड ड्रैगन डॉग के बारे में जानते थे। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स में से एक था, बिल्कुल इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की तरह। लेकिन विशस लाइटनिंग फील्ड कौन था, इसके बारे में उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं था। सिर्फ ताई बाई यून शेंग की एड तेजी से चमकी। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में आने के बाद उसने फैंग युआन की सलाह पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल्स के बारे में बहुत कुछ जानता था। विशस लाइटनिंग फील्ड एक रैंक 6 गु इमॉर्टल है। उसने 2 हेवनली ट्रिब्यूलेशंस पार की हैं और एक रैंक 7 गु इमॉर्टल के साथ लड़ाई में ड्रॉ करने का कमाल का इतिहास रखा है। लेकिन कई साल पहले वो क्लोज्ड कल्टिवेशन में चला गया था। पिछले कुछ सालों से सेंट्रल कॉन्टिनेंट में उसका कोई नामो निशान नहीं था। ताई बाई यू शेंग ने बताया। एक रैंक 7 गु इमॉर्टल के साथ ड्रॉ? फेरी ली शन की निगाहें चमक उठी। हे लूलैन का अंदाज घमंडी और अहंकारी था। उसने ठंडी आह भरते हुए कहा। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने सबको देखा, लेकिन आखिर में उसकी नजर फैंग युआन पर टिक गई। तुम लोग कौन हो? मेरा इमॉर्टल किलर मूव मेरे कई सालों की क्लोज्ड कल्टिवेशन का फल था, जब मैं अपनी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके सोच रहा था। 1 साल पहले मुझे पता चला कि टीएनटी माउंटेन पर एक ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो है। वो वहीं मंडरा रहा था और जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने चुपके से हमला किया और उस पकड़ लिया। कुछ महीने पहले मैंने अपना इमॉर्टल किलर मूव परफेक्ट किया, इस ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को अपना पपेट बनाकर। मैंने ये राज सिर्फ कुछ लोगों को बताया है। तुम लोगों को इसके बारे में इतनी डिटेल में कैसे पता? बताओ मुझे, आखिर तुम लोग हो कौन? फैंग युआन ने आह भरी। उसने बहुत बेरुखी से कहा, विशस लाइटनिंग फील्ड, तुम्हारी रेपुटेशन भले ही जबरदस्त हो, लेकिन हम तुमसे डरते नहीं हैं। तुमने ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को अपना पपेट बनाया है। मुझे यकीन है कि तुमने इसके लिए भारी कीमत चुकाई होगी। मेरा मूड खराब है, तुम संभाल कर रहना, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इस ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को यहीं मार दूंगा। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो गुस्से में चिल्लाया। उसने अपना झगड़ालू नेचर दिखाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मिरियड ड्रैगन डॉग का गु इमॉर्टल हूं। ये मत सोचना कि तुम ऐसे ही घमंड दिखाते रहोगे। तुम बस कुछ टाइम के लिए हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा किए हुए हो। एक बार तुम्हारी असलियत सामने आ गई तो हम, दास ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स, तुम सब अकेले कल्टिवेटर्स और डिमोनिक कल्टिवेटर्स का काम तमाम कर देंगे। ओह, ऐसा है क्या? फैंग युआन की आंखों में एक चमक आई। तुमने हमारी पहली ट्रांजैक्शन साफ साफ देखी है। हम पहले से हाई इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के सब्सिडरी हैं। हम दोनों ने प्रॉमिस किया है, भले हाई मिरियड ड्रैगन डॉग हमसे निपटना चाहे, तुम्हें पहले इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से गुजारना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही। अभी थोड़ी देर पहले इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के हे फंग यांग पर अटैक हुआ था। इसके पीछे मास्टरमाइंड तुम या फिर मिरियड ड्रैगन डॉग? सही कहा ना? बकवास। हम 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स एक हाई तरफ हैं। भले ही हम आपस में खुलेआम और चुपके से कम्पीट करते हैं,
हम तुम अकेले कल्टिवेटर्स जैसे बेशरम काम कैसे कर सकते हैं? ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो गुस्से से लाल था। फैंग युआन कुछ नहीं बोला, उसने ही लूलैन की तरफ एक नजर डाली। हे लूलन भी उसके जैसी ही एक जबरदस्त कैरेक्टर थी, उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली कोऑपरेट किया। उसने जैसे कुछ समझने का नाटक किया और बोली, फैंग युआन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड, डांग माउंटेन और गट्सगू बहुत बड़े फायदे हैं। ही फंग यांग को मारने के बाद इमोर्टल क्रेन सेक्ट हम पर अटैक करने आएगी। तब तक जब हम दोनों को भारी नुकसान होगा, मिरियड ड्रैगन डॉग इस सिचुएशन का फायदा उठा सकती है। तुम बकवास कर रही हो। बकवास? मैं इतना छोटा आदमी कैसे हो सकता हूं? ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो का गुस्सा सातवें आसमान पर था, वो लगातार चिल्ला रहा था। हे लूलैन ने शैतानी हंसी हंसी, लेकिन जिस टाइम तुम यहां आए वो बहुत हाई कोइंसिडेंटल था। जब हे फंग यांग ने हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड पर अटैक किया, तो यहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाहर की दुनिया को कैसे पता चला? क्यों हे फंग यांग को हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड से निकलते ही सुपारी मिल गई? साफ है, तुम एक इनसाइडर दी और तुमने किसी स्पेशल मेथड से अपने में बॉडी को इन्फॉर्म किया, जिसने फिर घाट लगाने का प्लान बनाया। हे लूलैन ने अपनी टेडी लॉजिक को पूरी तरह से पेश किया, उसकी बातों ने ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को झटका दे दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद उसने रिएक्ट किया, शर्म से गुस्सा होते हुए उसने जवाब दिया, हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड स्वर्ग और पृथ्वी का एक अलग टुकड़ा है। जब तक मेरे पास एक इमोर्टल किलर मूव ना हो, मैं अपने में बॉडी से कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूं? लेकिन अगर मैं इमोर्टल किलर मूव इस्तेमाल करता, तो इतनी तेज इमोर्टल ऑरा तुम लोगों को पता चल जाती, है ना? लेकिन एक पाल ऐसा था जब हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड ने अपने दरवाजे खोले, इस तरह हम बाहर की दुनिया से जुड़ गए थे। तुमने उसी वक्त अपने में बॉडी से कम्युनिकेट किया। हे लूलैन ने तुरंत जवाब दिया। कमीन! बकवास! मैं इज्जतदार और नेक हूं, मैं वैसा कैसे हो सकता हूं? नहीं, नहीं, मैं लगभग तुम्हारी बातों में आ गया था। ही फन यान के एम्बुश का मेरे ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो के इन्फॉर्मेशन भेजने से क्या लेना देना हो सकता है? भले ही सामने वाली पार्टी को नहीं पता था कि हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में क्या हुआ, वो फिर भी हे फंग यांग पर घाट लगा सकते हैं। दोनों मामलों में कोई रिश्ता नहीं है। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो चिल्लाया। हे लूलैन ने अजीब ढंग से कहा, कोई रिश्ता है या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम ये बात इमोर्टल क्रेन सेक्ट को बता देंगे, तुम उन्हें खुद समझा देना। जाओ बता दो। मैंने तुम्हारी कही हुई कोई भी चीज नहीं की है, मैं झूठे इल्जामों से क्यों डरूंगा? ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। तभी ताई बाई यून शेंग ने कहा, ओ, अब मुझे याद आया, हाल ही में इमोर्टल क्रेन सेक्ट के कंट्रोल वाले रीजन में ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के आज़ाद होने की बात नहीं चल रही थी? ऐसी अफवाहें थी कि ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के मामले को मिरियड ड्रैगन डॉग ने भड़काया था। ही मैं समझ गया। ही फंग यांग को मारने के बाद इमोर्टल क्रेन सेक्ट की मेन फोर्सेस हमारे ब्लेस्ड लैंड पर अटैक करने आएंगी। ऐसे में ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लिए इमोर्टल क्रेन सेक्ट से अलग होना और भी आसान हो जाएगा। जब ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट मिरियड ड्रैगन डॉग से जुड़ जाएगा और तुम्हारी सब्सिडरी बन जाएगा, तो इमोर्टल क्रेन सेक्ट का नॉर्थवेस्ट एरिया मिरियड ड्रैगन डॉग निगल जाएगा। तब तक भले ही वो हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा कर ले, उन्हें लड़ाई में भारी नुकसान होगा। अगर वो वापस आकर मिरियड ड्रैगन डॉग से मामला सुलझाना चाहें, तो बहुत देर हो चुकी होगी और उनके पास ऐसा करने की ताकत भी नहीं होगी। ताई बाई यून शेंग की बातों ने न सिर्फ ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को झटका दिया, बल्कि फैंग युआन भी उस हैरानी से देख रहा था। भले ही ताई बाई यून शेंग एक अच्छा इंसान था और अपनी जिंदगी में दयालु रहा था, वो बूढ़ा और तजर्बेकार था। उसके शब्द खंजर की तरह मामले की जाद में घुस गए। उसने सीधे विशियस लाइटनिंग फील्ड की कमजोरी पर निशाना लगाया। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो आखिरकार चुप हो गया। कुछ सांस लेने के बाद उसने कहा, डैम, तुम सब साजिशी लोगों का झुंड, तुम बस जैसे चाहे वैसे लॉजिक को तोड़ मरोड़ रहे हो, तुम मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। बोलो, मेरे लाइटनिंग शैडो पपेट को छोड़ने की क्या शर्त है? हे लूलन और ताई बाई यून शेंग ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने फैंग युआन की तरफ देखा। फैंग युआन हल्के से हंसा और एक अजीब शर्त राखी, विशियस लाइटनिंग फील्ड, मेन इज इमोर्टल किलर मूव में बहुत इंटरेस्टेड हूं जो ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को पपेट बना सकता है। क्यों ना तुम मुझे ये सिखा दो? भाड़ में जाओ। ये एक ट्रम्प कार्ड है जो मैंने 4 साल की क्लोज कल्टिवेशन के बाद आखिरकार बनाया है। तुम्हारे बस कुछ शब्दों से तुम मेरी मेहनत का फल लेना चाहते हो, ये सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही होगा। भले ही ये पपेट तबाह हो जाए, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो गुस्से में चिल्लाया, इस बात को साफ इनकार कर दिया।
लेकिन फैंग युआन के पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें थी, वो उनके आधार पर एक प्लान चला रहा था और विशस लाइटनिंग फील्ड की हद जानता था। वो धीरे से हंसा और बोला, विशस लाइटनिंग फील्ड, तुम्हारा इमॉर्टल किलर मूव बस जल्दी में बनाया गया था, सक्सेस रेट जरूर ज्यादा नहीं होगा। ब्लू चार्म लाइटनिंग शेडो के पास रैंक 6 बैटल स्ट्रेंथ है, क्या इसे यहां बर्बाद करना बेकार नहीं है? ऐसा करते हैं, मैं एक कदम पीछे हटा हूं, मुझे तुम्हारा इमॉर्टल किलर मूव नहीं चाहिए, मुझे ब्लड डेटी रेमनेंट रेसिपी चाहिए जो तुम्हारे पास है। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास ब्लड डेटी की रेमनेंट रेसिपी है? मिरियड ड्रैगन डॉक में सिर्फ गिने चुने गो इमॉर्टल्स हाई इस राज को जानते हैं। HMPH, कुएं के मेढक, इस दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके, भले ही बहुत कम लोग जानते हों। क्या मेरे पास गू वॉर्म्स नहीं हो सकते जो इसका पता लगा लें? फैंग युआन ने एक अनजान गहराई वाला अंदाज दिखाया। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अब तुम्हारी असली पहचान के बारे में और भी ज्यादा क्यूरियस हूं। HMPH, मैं इस बार हार मानता हूं। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने दांत पीसते हुए हामी भर ली। चलो ट्रेजर येलो हेवन का इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं, फैंग युआन ने कहा। बिल्कुल नहीं, ट्रेजर येलो हेवन ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो पपेट को एक्सपोज कर देगा, ये मेरे इमॉर्टल किलर मूव को पहले ही एक्सपोज कर देगा। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने तुरंत माना कर दिया। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा। विशस लाइटनिंग फील्ड, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता, क्लोज्ड कल्टिवेशन से बाहर आने के बाद तुम स्वॉर्ड इमॉर्टल बोकिंग की नकल करने का प्लान बना रहे हो, पूरे रीजन के एक्सपर्ट्स को चैलेंज करने का और अपनी ताकत से सबसे मजबूत होने का टाइटल जीतने का। तुम्हारा पहला टारगेट जरूर भी इमॉर्टल लियाओ माओ होगा। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो का लहजा ठंडा था, लेकिन उसका दिल उछाल रहा था। सामने वाले की इंफॉर्मेशन पर पकड़ बहुत ज्यादा डिटेल में थी, वो बहुत हाई पैसिव पोजीशन में था। फैंग युआन ने लिटिल हु इमॉर्टल को आदेश दिया, कनेक्टिंग हेवन गू का इस्तेमाल करके ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट करने और विशस लाइटनिंग फील्ड के में बॉडी को ढूंढने के लिए। दोनों के बीच बातचीत के बाद फैंग युआन ने ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को सामान के तौर पर भेजा। तुरंत खजाने की रोशनी आसमान में फूट पड़ी, अनगिनत डिवाइन सेंसेस को अपनी तरफ खींचती हुई। विशस लाइटनिंग फील्ड ने जल्दी से ब्लड डेटी की इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपी निकली। ना जाने कितने गू इमॉर्टल्स इस पर हैरानी से चिल्ला उठे। कमीने, जल्दी से डील पूरी करो, विशस लाइटनिंग फील्ड का डिवाइन सेंस चिल्लाया। विशस लाइटनिंग फील्ड, तुम ईमानदार नहीं हो। तुम्हारे पास जो ब्लड डेटी रेमनेंट रेसिपी है वो 70% कंप्लीट है, तुम मेरी अनजान होने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ एक 40% वाली रेमनेंट रेसिपी निकालकर। फैंग युआन ने धीरे से कहा। विशस लाइटनिंग फील्ड हैरान था, मेरे पास 70% ब्लड डेटी रेमनेंट रेसिपी कैसे हो सकती है? मुझे कोई जल्दी नहीं है, ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो जितना लंबा एक्सपोज होगा उतने ही ज्यादा लोग जानेंगे, फैंग युआन ने आराम से कहा। विशस लाइटनिंग फील्ड गुस्से से लगभग खून थूकने वाला था। लड़के, ये मत सोचना कि तुम्हारे पीछे एक विजडम पाथ गो इमॉर्टल है जो चीजें डिड्यूस कर रहा है, तो तुम इतना घमंड दिखा सकते हो। मैं तुम्हें याद रखूंगा, बस इंतजार करो। ये कहते हुए उसने आखिरकार एक 70% वाली ब्लड डेटी रेमनेंट रेसिपी फेंक दी। इतनी हाई कंप्लीशन रेट वाली एक इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपी सामने आई। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो कब से एक सामान बन गया? कुछ गू इमॉर्टल्स जो इस ट्रांजैक्शन के गवाह बनने के लिए किस्मत वाले वो गहरी हैरानी में चले गए। फैंग युआन ने इस बार विशस लाइटनिंग फील्ड को परेशान नहीं किया, उन्होंने तेजी से डील खत्म की। हे लुलन और दूसरों की नजरों के सामने फैंग युआन ने इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपी ली, अपने दिल में चिल्लाते हुए, ये मुझे इतनी आसानी से मिल गया, एक ऐसी चीज जिसे मैं अपनी पिछली जिंदगी में चाह कर भी हासिल नहीं कर पाया था। एक 70% ब्लड डेटी इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपी, मेरी पिछली जिंदगी के जमा किए हुए ज्ञान के साथ और विजडम गू की ताकत के साथ मुझे ब्लड डेटी इमॉर्टल गू रेसिपी को पूरा कर पाना चाहिए। आगे उसने विशस लाइटनिंग फील्ड के बारे में सोचा। यह आदमी एक जोशीला, बेरहम और गुस्से वाला था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने रैंक 7 हासिल किया था और उसकी बैटल स्ट्रेंथ कमाल की थी। 5 रीजन्स की केओटिक वॉर के दौरान उसने इमॉर्टल किलर मूव लाइटनिंग डेटी का इस्तेमाल किया, ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो जैसे 8 रैंक 6 बैटल स्ट्रेंथ वाले बीइंग्स को जमा करने के लिए। फंग जियो गे की मौत के बाद उसने रैंक 7 में सबसे ज्यादा बैटल स्ट्रेंथ वाले के प्राइज स्टेटस के लिए मुकाबला किया। उसने इमॉर्टल मंकी किंग शीले से 3 दिन और 3 रात तक लड़ाई की, लेकिन बदकिस्मती से हार गया। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन सबसे ज्यादा इमॉर्टल गू ब्लड डेटी रिफाइन करना चाहता था।
उसने एक बार विशस लाइटनिंग फील्ड के पास मौजूद इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपी को टारगेट किया था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया और वो भारी जख्मी होने के बाद भाग गया। ये सोचना भी अजीब था कि इस जिंदगी में यूज वो चीज मिल गई जिसे वो हमेशा अपनी पिछली जिंदगी में चाहता था, और वो भी इस तरह से। चैप्टर 707 जरूरत से ज्यादा मुनाफा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के टाइम के हिसाब से विशस लाइटनिंग फील्ड से जबरदस्ती वसूली करने के 3 दिन बाद इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने दुनिया को ऐलान किया। उन्होंने फैंग युआन को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का मालिक मान लिया है। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड अब इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की एक सब्सिडरी फोर्स है, और वो जब चाहे अलग हो सकती है। ये चौंका देने वाली खबर एक बड़ी चट्टान की तरह थी जिसे झील में फेंक दिया गया हो, जिसने कई ऊंची लहरें और छींटे पैदा किए। एक ही झटके में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स की दुनिया में हंगामा मच गया। पहले इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने खुलेआम ऐलान किया था कि फैंग युआन सेक्ट का गद्दार है और उस जल्दी सजा मिलेगी। ऐसे मामले सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आम थे। कई गू मास्टर्स फायदे हासिल करने के बाद उस अपने सेक्ट के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, या उन्हें दूसरे सेक्ट्स रिक्रूट कर लेते थे, और इसी तरह के कारणों से वो अपने असली सेक्ट को धोखा दे देते थे। सेक्ट सिस्टम के अंडर मेंबर्स का आपसी जुड़ाव क्लैन और ट्राइब सिस्टम के मुकाबले कमजोर था, जो एक ही खून के लोगों को एक साथ जोड़ता था। सेक्ट्स में 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स का आपसी जुड़ाव सबसे ज्यादा था, लेकिन इन एंशिएंट सेक्ट्स में भी गद्दार पैदा होते थे। अतीत में फर्स्ट जेन गुयू ने एक ब्लड पाथ ट्रू इनहेरिटेंस हासिल किया और इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को धोखा दे दिया, सदर्न बॉर्डर जाकर अपना नाम और पहचान छुपा ली। इन हाल के सालों में मिरियड ड्रैगन डॉग के पुराने डिसाइपल सॉन्ग जी जिंग ने भी अपने सेक्ट को धोखा दिया था। लड़ाइयों से बढ़कर वो अब एक रैंक 7 गू इमॉर्टल था, जिसे ब्लड ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक मशहूर डिमोनिक पाथ एक्सपर्ट था। इसलिए जब फैंग युआन, एक रैंक 5 गू मास्टर, ने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को धोखा दिया, तो ये सिर्फ एक हल्की फुल्की खबर थी। लेकिन अब इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने अपनी सेना इकट्ठा की और फैंग युआन को सजा देने गई। नतीजा ऐसा था जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। इस दौरान ना जाने कितने लोगों ने सोचा था कि फैंग युआन मौत को दावत दे रहा है। उनकी इल्म सॉकेट से बाहर आ गई जब उन्हें ये खबर मिली। उसके बाद और भी अंदर की जानकारी सामने आए, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से, विशस लाइटनिंग फील्ड से और फैंग युआन से। कई अफवाहें थी, जैसे डांग माउंटेन और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की ताकत, एक रहस्यमयी फोर्स का उदय, विशस लाइटनिंग फील्ड का इमॉर्टल किलर मूव। इन सबने लोगों का ध्यान खींच लिया। इनमें से सबसे बड़ा हाईलाइट गट्स गू का सौदा था। गट्स गू डांग माउंटेन से बाहर जा सकते थे और स्टो किए जा सकते थे, इसलिए उनका सौदा हो सकता था। इस इंफॉर्मेशन में इतना बड़ा मुनाफा छिपा था कि सभी अलग अलग फोर्सेस का दिल मचल उठा। गू इमॉर्टल्स आखिरकार समझ गए कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने ऐसा ऐलान क्यों किया। ये मुनाफे का लालच था। गट्स गू के लिए थोड़ी सी खोखली इज्जत छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा फैंग युआन ने माना कि उसकी फोर्स इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की एक सब्सिडरी है। यह एंशिएंट सेक्ट्स को इज्जत देने जैसा था। दूसरे 9 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स ने एक तरफ इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को बेशरम कहा, तो दूसरी तरफ हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड से राब्ता किया। फैंग युआन के गट्स गू का सौदा अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन उस पहले ही बहुत सारे लेटर गू मिल चुके थे, और वो अभी भी आ रहे थे। चाहे वो बड़ी फोर्स हो या छोटी, फैंग युआन ने सबको जवाब दिया। ये उनके बीच पहला कॉन्टैक्ट स्थापित करने के लिए था। इस मौके का इस्तेमाल करते हुए फैंग युआन आखिरकार सेंट्रल कॉन्टिनेंट की लाइमलाइट में आ गया। एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के मालिक के स्टेटस के साथ, वो सभी गू इमॉर्टल्स और अलग अलग फोर्सेस की नज़रों में आ गया। कुछ दिनों बाद ही लूलन आत्माओं का पहला बैच लाई। उनकी संख्या लाखों में थी। हाँ, उनमें से ज्यादातर जंगली जानवरों की आत्माएं थी। फैंग युआन ने अन सबको डांगहू माउंटेन में डाल दिया, और हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट ने डांगहू माउंटेन की शक्ति छोड़ना शुरू कर दिया, यूज वाइब्रेट करते हुए और इन आत्माओं को टुकड़ों में बदलते हुए। जब ये आत्मा के टुकड़े डांगहू माउंटेन की सतह पर बिखरे, तो वो धीरे धीरे गट्स गू में बदल गए। जब गट्स गू यहां उग रहे थे, फैंग युआन ने कहीं और अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपने सभी हेरी मेन को बुनियादी गू वॉर्म्स बनाना शुरू करने का आदेश दिया। 7 दिन और 7 रातों के बाद 3 शिफ्ट्स में काम करते हुए उन्होंने आखिरकार बहुत सारे गू वॉर्म्स बना लिए। उसके बाद उसने रोकमे को एक पत्थर का घोंसला बनाना शुरू करने का आदेश दिया। आधे महीने बाद आत्माओं का पहला बैच पूरा इस्तेमाल हो गया और डांगहू माउंटेन पर बहुत सारे गट्स गू बन गए। हेलूलन आत्माओं का दूसरा बैच हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लाए। फैंग युआन यूज डांगहे माउंटेन के पास पत्थर के घोंसले में ले गया। हेलूलन पत्थर के घोंसले के किनारे पर खड़ी थी
नीचे इस विशाल स्ट्रक्चर को देखकर वो फैंग युआन के इस बड़े इन्वेस्टमेंट से बहुत हैरान थी। ये पत्थर का घोंसला कई एकर्स के एरिया में फैला हुआ था और ये जमीन के अंदर सैकड़ों मीटर गहरा था। पत्थर के घोंसले के बाहरी हल्के में एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसे हाथ से खोदा गया था, बिल्कुल सीधा ऊपर और नीचे। गोल गड्ढा 1 ली के रेडियस में था, कम से कम 3 ली गहरा, जैसे एक लंबे कांच के बर्तन का फ्रेम हो। गड्ढे के बीच में एक विशाल पत्थर का स्तंभ था। पत्थर का स्तंभ 300 मीटर से ज्यादा के रेडियस में था। ये लंबाई आधे ली से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए पत्थर का स्तंभ और गोल गड्ढा एक दूसरे को नहीं छू रहे थे। वो कम से कम 150 मीटर दूर और एक खाली जगह जानबूझकर छोड़ी गई थी। पत्थर का स्तंभ एक चींटी के घर जैसा था, अंदर से जटिल था, लेकिन अगर किसी को दिशाएं पता हो तो कहीं भी पहुंचा जा सकता था। चाहे वो पत्थर के स्तंभ की बाहरी दीवार हो या गोल गड्ढे का अंदर का हिस्सा, वहां अनगिनत कमरे खोदे गए थे। हर कमरे में एक बुजुर्ग हेरी मन था और उनके पास जरूरी गू रिफाइनमेंट सामग्री और औजार थे। फेरी लूलैन, प्लीज। फैंग युआन हे लूलन को पत्थर के स्तंभ के ऊपर ले गया, बिल्कुल बीच वाली जगह पर। हे लूलैन ने लगातार अपने इन्वेस्टिगेटिव गू का इस्तेमाल किया। एहसास हुआ कि यह पत्थर का स्तंभ और उसके चारों ओर का गड्ढा अनगिनत गू वॉर्म्स से भरा हुआ था जो निश्चित अंतर पर लगे हुए थे। इन अरेंजमेंट्स में कई जटिल छोटी छोटी डिटेल्स थी। ही लूलन उन्हें देखकर चक्कर खा रही थी, लेकिन वो ये जानती थी कि ये अरेंजमेंट्स एवन नहीं लगाए गए थे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कुल मिलाकर एक बड़ा प्रभाव डाल रहे थे। इसे गहरी सोच के साथ बनाया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं, हे लूलन अपने दिल में अंदाजा लगा रही थी जब फैंग युआन ने कहा, फेरी, मैं तैयारी कर चुका हूं, अब तुम स्ट्रेंथ ची इमॉर्टल गू का इस्तेमाल कर सकती हो। ओह, प्लीज मुझे बताओ। फेरी को बस स्ट्रेंथ ची इमॉर्टल गू एक्टिवेट करना है और स्ट्रेंथ की को नेचुरल तरीके से फैलने देना है, फैंग युआन ने समझाया। हे लूलन ने उसके निर्देशों का पालन किया। एक शक्तिशाली स्ट्रेंथ की ने हवा की धाराएं बनाई और हर जगह फैल गई। जैसे जैसे स्ट्रेंथ ची गाढ़ी होती गई, वो कोहरे जैसी स्थिति में आ गई और धीरे धीरे फैलकर पूरे पत्थर के घोंसले को ढक लिया। पत्थर के घोंसले में अनगिनत मॉर्टल गू एक्टिवेट हो गए, हर तरह की चमकदार रोशनियों से चमक रहे थे, जैसे रात के आसमान में सितारे। इन गू वॉर्म्स की संयुक्त शक्ति के नीचे विशाल स्ट्रेंथ की धीरे धीरे एक एक धागे में निकली जा रही थी। कुछ ही सांस के समय में सारी स्ट्रेंथ की पत्थर के स्तंभ और गड्ढे के बीच में थी। दर्जन भर सांस के बाद यह स्ट्रेंथ की चलती रही, एक टॉर्नेडो का आकार बनाते हुए पत्थर के स्तंभ के चारों ओर घूमती हुई। गू रिफाइनमेंट शुरू करो, फैंग युआन ने निर्देश दिया। जैसे ही कमरों में हेरी मेन ने खुद को तैयार किया, उन्होंने अपनी उंगली खोली और गू रिफाइन करना शुरू कर दिया। जब भी उन्हें गू रिफाइनमेंट सामग्री के तौर पर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती, कमरे के बाहर की घूमती हुई स्ट्रेंथ की अपने आप अंदर आ जाती। ऐसे नज़ारे को देखकर ही लूलन ने हैरानी से तारीफ की। फैंग युआन, तुम्हारा ये पत्थर का घोंसला कितना शानदार और विशाल है। इसमें एक ही समय में हजारों हेरी मैन गू रिफाइन कर सकते हैं। ये सच में एक नया और कमाल का आइडिया है। फैंग युआन हंसा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं एक रिफाइनमेंट मास्टर भी हूं? सच तो ये था कि ये पत्थर का घोंसला उसकी पिछली जिंदगी में 5 रीजन्स की केओटिक वॉर के दौरान इजाद किया गया था। बड़े और छोटे पैमाने पर होने वाली लगातार लड़ाइयों के कारण गू मास्टर्स अपने बहुत सारे गू वॉर्म्स खर्च कर देते थे। सभी फोर्सेस को अपने गू वॉर्म्स की पूर्ति करनी पड़ती थी। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे रिसर्च किया और ऐसे पत्थर के घोंसले का कॉन्सेप्ट निकला जो इतने सारे गू मास्टर्स को समा सके, एक ऐसी संरचना जो गू का मास रिफाइनमेंट करवा सके। मैं इसका नाम फैंग युआन स्टोन नेस्ट रखूंगा। ये एक ऐसी जगह है जिसे खास तौर पर मोर्टल गू के मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एसैक गू की रिफाइनमेंट प्रोसेस को 1 दर्जन से ज्यादा स्टेप्स में बांट दिया है। जब सबसे ऊपर के लेवल के हेरी मेन पहला स्टेप पूरा कर लेंगे, तो वो आधा बना प्रोडक्ट अगले फ्लो के कमरों में भेजे देंगे। जब अगला फ्लो अपनी रिफाइनमेंट पूरी कर लेगा, तो वो आधा बना प्रोडक्ट अगले फ्लो को भेजे देंगे। इस तरह हर हेरी मन एक स्टेप में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। इससे न सिर्फ मेरी गू रेसिपी लीक होने से बचेगी, बल्कि वो अपने अपने स्टेप्स में और भी माहिर हो जाएंगे और सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। फैंग युआन ने बेशर्मी से अपनी पिछली जिंदगी में किसी के इजाद को अपना बना लिया। हे लूलन खुद को फिर से तारीफ करने से रोक नहीं पाई। ये सच में मोर्टल गू के मास प्रोडक्शन का सही तरीका है। एक तरह से ये गू रिफाइनर्स की जरूरी महारत को भी कम कर सकता है, क्योंकि उन्हें पूरे रिफाइनमेंट प्रोसेस का सिर्फ एक स्टेप पूरा करना होता है। लेकिन तुम, फैंग युआन, सभी छोटे छोटे स्टेप्स की झंझट से आजाद हो जाओगे। सिर्फ मटेरियल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ गू रेसिपीज ऐसी होती हैं जिन्हें गू रिफाइनर को लगातार रिफाइन करना पड़ता है। शुक्र है
ऐसा गु वैसा नहीं है, फैंग युआन ने कहा। हे लुलैन ने सर हिलाया। मुझे चिंता थी कि ऐसा गु की संख्या बहुत कम होगी और इससे गट्स गु की बिक्री पर असर पड़ेगा। आखिरकार हर ऐसा गु में सिर्फ एक गट्स गु आ सकता है। लेकिन अब जब मैंने इस पत्थर के घोंसले को खुद देखा है तो मैं आश्वस्त हो सकती हूं। तुम इन गट्स गु को कैसे बेचने का इरादा रखते हो? फैंग युआन के पास पहले से ही एक प्लान था। ज्यादातर बिक्री सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स को होगी। मैंने पहले हाई होल अर्थ गु के जरिए दास ग्रेट सेक्ट से एक कनेक्शन बना लिया है। ए फ्लैट से हम इन होल अर्थ गु का इस्तेमाल करके सौदा करेंगे, बाकी के गट्स गु ट्रेजर येलो हेवन में बेचे जाएंगे। क्या तुम सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दूसरे सेक्ट्स को खासतौर पर कुछ नहीं बेचने वाले? नहीं, अभी दास ग्रेट सेक्ट्स सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लीडर्स हैं। हमारी पहचान और स्टेटस पहले से ही बहुत संवेदनशील हैं। हमें एंशिएंट सेक्ट्स की हदों को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारी अभी की शांति बड़ी मुश्किल से मिली है। हमें चुपचाप इंतजार करना चाहिए और अपने मुनाफे का आनंद लेना चाहिए। हे लुलैन ने यह सुना और सर हिलाया। वो अब पूरी तरह से आश्वस्त थी। समय तेजी से बीता। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में आधा महीना और बीत गया। गट्स गु का पहला बैच बेच दिया गया था। लागत को हटाने के बाद साथ ही लुलन और फेरी लीशन का 40% हिस्सा फैंग युआन ने 43 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमाए। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के समय के एक महीने बाद गट्स गु का दूसरा बैच बेचा गया और फैंग युआन के इमॉर्टल एसेंस स्टोन का भंडार 46 टुकड़ों से और बढ़ गया। गट्स गु के तीसरे बैच ने 47 टुकड़े कमाए। मार्केट का रिस्पांस बहुत अच्छा था। दास ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स की मांग बढ़ रही थी और ट्रेजर येलो हेवन में बिक्री बहुत गर्म थी। आमतौर पर सिर्फ 1 से 2 दिन में वो सब बिक जाते थे। गट्स गु आखिरकार एक ऐसा खजाना था जिसे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने रेकमेंड किया था। आत्मा को मजबूत करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी, आम तरीकों से कम 10 गुना ज्यादा कुशल। सच तो यह था कि न सिर्फ सोल पाथ गु मास्टर्स को इसकी जरूरत थी, एनस्लेवमेंट पाथ, रिफाइनमेंट पाथ और दूसरे संबंधित पाथ्स को भी अपनी आत्मा में एक बुनियाद की जरूरत थी। जब एक गु मास्टर गु इमॉर्टल बनता है तो आत्मा भी ह्यूमन की मोटाई के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होती है। कोई भी अपनी आत्मा के मजबूत होने से नफरत नहीं करेगा। फैंग युआन ने एक मोनोपोलाइज्ड मार्केट के फायदे महसूस करना शुरू कर दिए। वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता था और सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था। वो जिसे चाहे उस बेच सकता था और वो जितनी मात्रा में चाहे उतनी बेच सकता था। लेकिन उसने बेवजह दाम नहीं बढ़ाए, क्योंकि गट्स गु आत्मा को मजबूत करने का एक लौटा तरीका नहीं थे। अगर कीमत बहुत ज्यादा होती तो लोग अपने पुराने तरीकों का ही इस्तेमाल करते। इससे उल्टा फैंग युआन का मुनाफा कम हो जाता। गट्स गु के 3 बैचेस बेचने के बाद फैंग युआन के पास 100 से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स थे। उसने बड़ी मात्रा में हेरी मेन खरीदना शुरू कर दिया, पत्थर के घोंसले में और कमरे बनाए और अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया। उसके पास जितने ज्यादा हेरी मेन होते, गु रिफाइन करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती। इससे हर बैच गट्स गु बेचने पर फैंग युआन को मिलने वाला मुनाफा भी बढ़ता गया। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के समय के 5 महीनों के बाद उसकी कमाई आखिरकार स्थिर हो गई। हर बैच गट्स गु यूज कुल मुनाफे में 48 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमा कर देता। ये सच में एक जबरदस्त मुनाफा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि गट्स गु कंज्यूमेबल गु वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाते थे। उनके लिए मार्केट की मांग कभी कम नहीं होगी। हे लुलन और फेरी लीशन को महसूस होने लगा कि वो एक बोझ हैं, क्योंकि उनका काम आत्माएं इकट्ठा करना था। लेकिन अब डांग माउंटेन के इस्तेमाल के लिए इकट्ठा की गई आत्माओं की मात्रा धीरे धीरे गट्स गु की बिक्री में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। चैप्टर 708 8 डेसोलेट बीस्ट्स की वापसी नॉर्दर्न प्लेन्स, लैंग या ब्लेस्ड लैंड। बूम बूम बूम। विशाल आइस स्पाइक डिवाइन एप अपने हर कदम से धरती को हिला रहा था। क्लाउड बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए वो रुका और अपना सर उठाकर गुर्राया। आवाज की लहरी दूर तक फैली, जिससे बादल हिलने लगे। फैंग युआन लैंग या लैंड स्पिरिट के साथ दूर खड़ा था। वो बातचीत कर रहे थे लेकिन आवाज सुनकर मुड़कर देखने लगे। ये छोटा बंदर। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपना बान हाथ बढ़ाया। अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए वो हंसा। वो एक की पाथ किलर मूव से सील था। 15 लेयर्स घटकर 6 लेयर्स रह गई थी। ये सब इनकमान किंग की मदद से हुआ था। इसलिए लंग या लैंड स्पिरिट का बान हाथ अब हिलने के लिए आजाद था। सिर्फ उसका डायन हाथ अभी भी स्थिर था। फैंग युआन मुस्कुराया जैसे ही उसने क्लाउड बिल्डिंग को धीरे धीरे ऊपर उठते हुए देखा। नीचे बादल की मिट्टी से बनी एक गुफा दिखाई दी। बादल का कोहरा धुंधला था, जिसने आइस स्पाइक डिवाइन एप को पूरी तरह से ढक लिया।
आइस स्पाइक डिवाइन एप ने छेड़ में कदम रखा और उसका लंबा शरीर धीरे धीरे फैंग युआन की नजरों से ओझल हो गया। आखिर में क्लाउड बिल्डिंग धीरे धीरे नीचे आई और गुफा को फिर से सील कर दिया। गुफा में गू वॉर्म्स एक्टिवेट हो गए, जिससे आइस स्पाइक डिवाइन एप गहरी नींद में चला गया। दूर नहीं, वैसा ही नज़ारा दूसरे क्लाउड बिल्डिंग्स के साथ हो रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि गुफाओं में घुसने वाले आइस स्पाइक डिवाइन एप नहीं थे, बल्कि फीनिक्स फेदर लावा क्रोकोडाइल, गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन और दूसरे डेसोलेट बीस्ट्स थे। आइस स्पाइक डिवाइन एप, फीनिक्स फेदर लावा क्रोकोडाइल, गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन, अजूर ड्रैगन वाइन, स्वॉम्प क्रैब, पीच वुल्फ, आयरन क्राउन ईगल और अर्थ चीफ डेसोलेट बीस्ट, मैंने तुम्हें तुम्हारे उधार दिए हुए 8 डेसोलेट बीस्ट्स बिना एक भी खरोंच के वापस कर दिए हैं। असल में उन्हें कभी कभी बाहर घूमने देना एक अच्छी बात है। उन्हें हमेशा सुलाए रखना, भले ही इससे खाना बचता है, लेकिन इससे उनकी बैटल स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा। फैंग युआन ने कहा। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपनी ऊँट घुमाई। बदमाश, क्या तुम्हें लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम मेरे डेसोलेट बीस्ट्स को फिर से अपनी लड़ाई के लिए उधार लेना चाहते हो, है ना? HMPH, यह डेसोलेट बीस्ट्स बड़ी मुश्किल से पकड़े गए थे। ये लंग या ब्लेस्ड लैंड के लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच हैं। अगर तुम उन्हें फिर से उधार लेना चाहते हो, तो तुम सभी 8 को एक साथ नहीं ले जा सकते। फैंग युआन बेपरवाही से हंसा, अपना हाथ बढ़ते हुए। ठीक है, मैंने तुम्हें तुम्हारे डेसोलेट बीस्ट्स वापस कर दिए। हमारे समझौते के मुताबिक तुम्हें अब मुझे डू ग्रेट इमॉर्टल गू, मैन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर वापस कर देने चाहिए। लैंग या लैंड स्पिरिट ने यह सुना और उसका रौब कम हो गया। उसने शर्माते हुए मुस्कुराया। वेल, छोटे फैंग, नहीं भाई फैंग, मैन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर डू कमाल के इमॉर्टल गू हैं। मैंने अनपढ़ अभी तक रिसर्च पूरी नहीं की है। क्या तुम मुझे कुछ और दिन दे सकते हो? फैंग युआन का चेहरा सख्त हो गया। सोचना भी मत, उन्हें वापस करो। छोटे भाई फैंग, नहीं बड़े भाई फैंग, तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। तुम जानते हो कि मैं अभी की पाथ मूव से सील हूं। मैं एक एक्सपर्ट की अपनी असली ताकत नहीं दिखा सकता। मेरी रिसर्च में कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। ये डील मेरे लिए बहुत घाटे की थी। लैंग या लैंड स्पिरिट चिल्लाया। ये ट्रांजैक्शन हम दोनों ने अपनी मर्जी से की थी। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें घाटा हुआ। अब तुम पछताना चाहते हो? बहुत देर हो गई। जल्दी वापस करो। ये मत भूलना कि हमने कसम खाने के लिए माउंटेन प्लेज गू का इस्तेमाल किया था। इसमें तुम्हारा दोस्त मो तन संग भी शामिल है। जो भी कसम तोड़ेगा उस अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फैंग युआन लगातार ठहाके मार रहा था। ओ लैंड स्पिरिट, यूज इमॉर्टल गू वापस कर दो। मो टैन संग जल्दी से वहां पहुंचा, लंग या लैंड स्पिरिट को चिंता से देखते हुए। लैंग या लैंड स्पिरिट ने मो टैन संग को देखा। वो उसकी निगाहों का सामना नहीं कर सका और अपना पैर पटका। मैन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर, ये दोनों इमॉर्टल गू बहुत ही बेमानन से फैंग युआन को दे दिए। कमीने लड़के, तू हमेशा आखिर में मेरा फायदा उठा लेता है। ले जा, तू बड़ा ही चालू आदमी है। लैंग या लैंड स्पिरिट लगातार बड़बड़ाता रहा। फैंग युआन ने नफरत से कहा, मैंने फायदा उठाया? क्या फायदा उठाया? मैंने तुम्हारे सभी 8 डेसोलेट बीस्ट्स को पेट भर कर खिलाया, जबकि कोई लड़ाई हुई ही नहीं। ये उनके लिए एक वॉक जैसा था। मैंने तुम्हारे कुछ खर्चे बचाए, और मैं तुमसे हिसाब बराबर करने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। हिसाब? कैसा हिसाब? क्या मैंने तुम्हारे राइजिंग अजूर क्लाउड इमॉर्टल गू को भी नहीं खिलाया? उसका खाना खरीदने के लिए मैंने भी बहुत सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स खर्च किए। अगर तुम ये सब गिनना चाहते हो, तो चलो ठीक से गिनते हैं और देखते हैं कि किसने ज्यादा कीमत चुकाई है। लैंग या लैंड स्पिरिट जोश में अपना पैर पटक रहा था। उसने तुरंत जवाब दिया। डेसोलेट बीस्ट्स को खिलाना नेचुरल रूप से इमॉर्टल गू को खिलाने से बहुत सरल और सस्ता था। फैंग युआन इस मामले में लंग या लैंड स्पिरिट से बहस नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास लंग या लैंड स्पिरिट की कमजोरी का कंट्रोल था, इसलिए वो कॉन्फिडेंस से बात कर सकता था। उसने ठंडी हंसी। लंग या लैंड स्पिरिट, क्या तुम अब भी मन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर पर रिसर्च करना चाहते हो? लैंग या लैंड स्पिरिट का चेहरा बदल गया। उसने मिलनसार मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं सपनों में भी करना चाहता हूं। तो ठीक है। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट के सर पर थपकी दी। हिसाब किताब करने का क्या मतलब है? ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने मेरे राइजिंग अजूर क्लाउड इमॉर्टल गू को गिरवी रखा था, है ना? दफा हो जाओ। लैंग या लैंड स्पिरिट इतना गुस्से में था कि उसने फैंग युआन का हाथ झटक दिया। बदमाश लड़के, तुम्हें कोई तमीज नहीं है। मैं तुम्हारे सीनियर के सीनियर के सीनियर के सीनियर के सीनियर का सीनियर हूं। ओ! फैंग युआन ने घूरा, जबकि अपने हाथ में डो इमॉर्टल गू की एक झलक दिखाई।
लैंग या लैंड स्पिरिट का चेहरा बदल गया। वो हेस्ट हुए फैंग युआन के पैर पर थपकी मारने लगा। फैंग युआन, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम सच में मेरे टेस्ट के हो। आखिरकार हम पुराने दोस्त हैं जिनकी बहुत सी बातें मिलती हैं। मो टैन संग, जो पास में खड़ा था, इस पूरे नज़ारे को चुपचाप देखता रहा। फैंग युआन ने दोनों इमोर्टल गू को अपने इमोर्टल एपर्चर में रखा और 3 इमोर्टल गू रेसिपीज निकाली। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में 5 महीनों के बाद फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट के साथ 6 डील्स की थी। इमोर्टल गू रेसिपी की कंप्लीशन रेट जितनी कम होती, डिडक्शन के दौरान उतना हाई ज्यादा ग्रीन ग्रेप इमोर्टल एसेंस खर्च होता और उतना ही ज्यादा समय लगता। जो 3 इमोर्टल गू रेसिपीज फैंग युआन ने अभी निकली थी, उनकी कंप्लीशन रेट पहले सिर्फ 7% थी। उसने आधा महीना लगाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें पूरा किया। लैंग या लैंड स्पिरिट ने इमोर्टल गू रेसिपीज ली और देखा, सिर हिलाते हुए आ भरी, लड़के, मुझे मानना पड़ेगा, तुम गू रेसिपीज डिड्यूस करने में एक अनोखे जीनियस हो। बहुत अफसोस की बात है कि तुम एक इमोर्टल ज़ॉम्बी बन गए हो। फैंग युआन ने आगे पूछा, मैं भी अपने इमोर्टल ज़ॉम्बी स्टेटस से छुटकारा पाने का एक तरीका ढूंढना चाहता हूं, क्या तुम कोई तरीका जानते हो? एक झुंड तरीके हैं, बिल्कुल, लेकिन वो सब पुराने हैं और समय के साथ नहीं चल सकते। कुछ में बहुत रिस्क है, कुछ में सफलता की संभावना कम है, जबकि कुछ के मटेरियल्स अब मिलते नहीं, कुछ के लिए, मुझे तो उन तरीकों पर विश्वास भी नहीं है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने सिर हिलाया। आखिरकार, मैं एक लैंड स्पिरिट हूं, मैं आम तौर पर एक इमोर्टल ज़ॉम्बी की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचता। भाई फैंग शायद नॉर्दर्न प्लेन्स के ज़ॉम्बी अलायंस ब्रांच में शामिल हो सकते हैं। ज़ॉम्बी अलायंस के बड़े लोग ज्यादातर इमोर्टल ज़ॉम्बीज हैं। वो इमोर्टल ज़ॉम्बी शरीर से छुटकारा पाने और अपनी जिंदगी वापस पाने पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ साल पहले मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस ने इस मामले में कुछ प्रोग्रेस की है। मो टैन संग ने इस वक्त सुझाव दिया। फैंग युआन ने सिर हिलाया, मेरे ऐसे इरादे हैं, लेकिन मैं खुद को एक्सपोज नहीं कर सकता। मैंने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को नाश्त कर दिया और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को बर्बाद कर दिया। पब्लिक में आना ठीक नहीं है। अगर मेरे खिलाफ डिडक्शंस की गई तो वो भयानक होगा। ए फ्लैट जब डान फैंग चैंग फैन मर चुका है, शायद ही कोई गू इमोर्टल हो जो भाई फैंग की पहचान डिड्यूस कर सके। मो टैन संग ने कहा, कहना मुश्किल है, कुछ 1000 साल पुराने खिलाड़ी या कुछ विजडम पाथ गू इमोर्टल्स हो सकते हैं। फैंग युआन ने सिर हिलाते हुए आ भरी, ओ लड़के, क्या तुम एक विजडम पाथ गू इमोर्टल नहीं हो? अगर तुम इतनी सारी इमोर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस कर सकते हो, तो तुम्हारी विजडम पाथ अटेनमेंट बहुत ऊंची होनी चाहिए। तुम्हें दूसरों को तुम्हें डिड्यूस करने से रोकने के लिए अपने हाई विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे याद है कि कई विजडम पाथ गू इमोर्टल्स ने पहले ऐसा किया है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने पूछा। फैंग युआन अपने दिल में कड़वाहट से हंसा। वो भला एक विजडम पाथ गू इमोर्टल कैसे हो सकता था? वो तो बस रैंक 9 विजडम गू की शक्ति का इस्तेमाल करके एक होने का नाटक कर रहा था, बेशर्मी से इसका क्रेडिट ले रहा था। इसलिए उसने कहा, मेरे विजडम पाथ मेथड्स गू रेसिपीज डिड्यूस करने की तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए हैं, वो दूसरे पहलुओं में बहुत कमजोर हैं। इसके अलावा मा होंग यू और चाओ लियान यून दोनों जिंदा गवाह हैं, उन्होंने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में सिचुएशन का अनुभव किया है। मुझे डर है कि मेरा अभी का रूप कीन बाइशेंग को पहले ही पता चल चुका है। कीन बाइशेंग का नाम लेते ही मो टैन संग की ईढ़ चमक उठी। उसने तारीफ की, ये आदमी काफी प्रभावशाली है। मैंने सोचा था कि वो सिर्फ बैटल स्ट्रेंथ में मजबूत है, लेकिन ये सोचना भी अजीब है कि वो बहुत समझदार भी है। उसने मा और चाओ को पकड़ लिया, लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस का कोर हासिल कर लिया। असल में नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमोर्टल्स यू स्पाई एक साथ हमला करके उस खत्म करने वाले थे, लेकिन इस महीने के दौरान नॉर्दर्न प्लेन्स में उसने साथी बनाए, कुछ फायदे छोड़ दिए और फेरी लीशन को आगे आने के लिए मनाया माउंटेन प्लेज गू का इस्तेमाल करने, जबरदस्ती एक झुंड अकेले कल्टिवेटर्स को इकट्ठा और एक करने के लिए, यहां तक कि ये लुई ट्राइब भी उसे मान गया। असल में आगे एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी, लेकिन उसके कदमों के कारण लड़ाई फ्लॉप हो गई। वो तो अपने ब्लेस्ड लैंड में एक बड़ी नीलामी भी करने जा रहा है, जानबूझकर लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस के कोर इमोर्टल गू को बेचने। वो तो माँ और चाओ को भी बेचने के लिए सामान के तौर पर रखेगा। ये कहने के बाद मो टैन संग ने फैंग युआन को गहरी नजरों से देखा। वो जानता था कि फेरी लीशन और फैंग युआन का गहरा रिश्ता था। उस समय जब फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट से डेसोलेट बीस्ट्स उधार लिए थे, वो वहां मौजूद था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने यूज साफ माना कर दिया था, उसका रवैया सख्त था। आखिरकार डेसोलेट बीस्ट्स लैंग या ब्लेस्ड लैंड की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा थे। अगर फैंग युआन के इरादे नेक नहीं होते,
और वो इस ग्रुप के साथ मिला होता जिसने ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था, तो लैंग या लैंड स्पिरिट खतरे में होता। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत फैंग युआन ने माउंटेन प्लेज गू निकला। इस गू का इस्तेमाल करके कसम खाने से लंग या लैंड स्पिरिट की चिंताएं दूर हो गई। बाद में उसने मन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर इन डू इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया, लंग या लैंड स्पिरिट को आकर्षित करने और उसकी कमजोरी पर वार करने। आखिरकार लंग या लैंड स्पिरिट ने ताई बाई यून शेंग को 5 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स ऑफर किए द सिर्फ लैंडस्केप एज बिफोर पर रिसर्च करने के लिए। लैंग या लैंड स्पिरिट दोनों इमॉर्टल गू से प्रभावित हुआ और फैंग युआन की बातों से उकसाए जाने के बाद उसने यूज 8 डेसिलेट बीस्ट उधार दे दिए। कीन बाई शेंग सही समय पर झुकना जानता है, वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढल सकता है और उसके पास कमाल के तरीके हैं। वो सच में दिमाग और ताकत दोनों में माहिर है, कोई भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। फैंग युआन ने हल्के से कहा, फिर सब्जेक्ट बदल कर लैंड स्पिरिट से पूछा, क्या तुम्हारे पास व्हाइट लोटस जायंट सिल्कवर्म गू के बारे में कोई सुराग है? फैंग युआन का क्लेंस सोल इमॉर्टल गू अभी तक खिलाया नहीं गया था। इस समय के बाद वो और भी कमजोर हो गया था। लेकिन क्लेंस सोल इमॉर्टल गू को खिलाने के लिए यूज व्हाइट लोटस जायंट सिल्कवर्म गू का मांस चाहिए था। पहले फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट से पूछा था, लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट के पास व्हाइट लोटस जायंट सिल्कवर्म गू की रेसिपी नहीं थी या उसकी कोई रेमनेंट रेसिपी भी नहीं। इसलिए वो सिर्फ एक सुराग मांग सकता था, गू रेसिपी की कोई बात नहीं उठा सकता था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने सिर हिलाया, लड़के, यह व्हाइट लोटस जायंट सिल्कवर्म गू स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने बनाया था। मेरा ने बॉडी थीविंग हेवन और जायंट सुन के युगों से गुजरकर मर गया था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के बाद ही उभरा था। उस समय तक मैं पहले हाई इस ब्लेस्ड लैंड के अंदर कैद था। मेरे पास भला कोई सुराग कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे पास यहां एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव है। यह किलर मूव थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल से निकला है। जब वो जवान था, उसने गू वॉर्म्स के इस सेट का इस्तेमाल अपनी शक्ल छुपाने और अपने दुश्मनों से बचने के लिए किया था जब वो उसका पीछा करते थे। इसका असर जबरदस्त था। इस किलर मूव के साथ तुम अपनी शक्ल और ऑरा बदल पाओगे, अपनी पहचान छुपाने के लिए। भले हाइगू इमॉर्टल्स तुम्हारी पहचान डिड्यूस कर ले, तुम शायद उनके सामने इनकार कर सको और दावा कर सको कि उनका डिडक्शन गलत था, उन्हें सफलतापूर्वक धोखा देकर। चैप्टर एंड।